चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ऑलमोस्ट आप लोग ऐड हो ही गए हैं। तो यहाँ पर ना हम लाइव क्लासेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। और कोई भी डाउट रहे तो आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग म्यूट नहीं है। बस अनावश्यक ना बोलें। लेकिन कोई डाउट रहता है तो आप लोग बता सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स देखिए, तो जैसे हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में या सेल में या किसी लिविंग की बात करें तो किसी भी लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन सभी मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये है क्या। तो दे आर मॉलिक्यूल्स, दे आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग मैटर। किसी भी लिविंग मैटर में, वो कोई सेल हो सकती है, कोई टिश्यू हो सकता है, उस लिविंग मैटर में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन सब को हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। अब बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये होंगे क्या? ये सब होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी इसकी डिटेल हम समझेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। देखिए, एक टर्म हमने पढ़ी थी सेल वाले में। हमने एक टर्म आई थी हमारे पास जब हमने सेल स्टार्ट किया था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ये किसी भी सेल का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या हम बोलेंगे लिविंग मैटर का जो किसी भी सेल में जो लिविंग सब्सटेंस होता है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? इट इज लिविंग मैटर ऑफ लिविंग मैटर ऑफ अ बॉडी। बॉडी का लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ही है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म ये किसने दिया है? तो टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय दो साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े थे, वॉन मोल और पुरकिंजे। जिसमें मेनली हम पुरकिंजे का नाम लिख लेते हैं। तो ये टर्म जो है वो पुरकिंजे ने दिया है। ठीक है जी। अब इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? जो ये प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखे जाएंगे, उन कंपोनेंट्स को एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखिए क्या क्या होगा प्रोटोप्लाज्म में। तो एक बात हम बहुत बेसिक जानते हैं, काफी टाइम से, मतलब बचपन से ही जानते हैं कि हम वैसे ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी चार मेन या पांच मेन एलिमेंट की बनी हुई है, जिसमें से एक तत्व है वाटर। तो प्रोटोप्लाज्म में जो सबसे मेन कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है, वो होगा वाटर। तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा वाटर रहेगा। और कितना होगा इसका परसेंट? लगभग 70 से 90% के बीच में प्रोटोप्लाज्म में वाटर होगा। वाटर के बाद दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसके अंदर? वाटर के बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन कितना होगा? ये लगभग सात नहीं, लगभग 15% के आसपास प्रोटीन होगा। तीसरा कंपोनेंट देखें हम इसके बाद क्या है, तो वो होंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये कितना होगा? न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड होगा लगभग आपका 7% के आसपास। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा डीएनए और दूसरा आएगा आरएनए। फोर्थ कंपोनेंट और क्या होगा इसमें? फोर्थ कंपोनेंट की यदि बात करें तो फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपके सारे शुगर मॉलिक्यूल आएंगे और ये लगभग 3% के आसपास होगा। और जो पांचवा कंपोनेंट है वो है लिपिड्स। लिपिड कितना हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा अराउंड 2%। और सिक्स्थ कंपोनेंट जो है ये है आपके इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कितने हो जाएंगे? ये 1% से भी कम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जो मिलके प्रोटोप्लाज्म को बना रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म में हमने समझ लिया कितने कंपोनेंट है, टोटल 6 कंपोनेंट है। पहला हो गया वाटर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लिक एसिड, चौथा कार्बोहाइड्रेट, पांचवा लिपिड और छठा हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे ज्यादा वाटर है लगभग 70 से 90%। उसके बाद हो जाएगा प्रोटीन लगभग 15% के आसपास, न्यूक्लिक एसिड 7% के आसपास, कार्बन 3 के पास और लिपिड हो जाएगा 2, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% से भी कम होंगे। इसे नोट कर लें। अब देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक आयंस। जी कुणाल बोलिए। सर इसमें इनऑर्गेनिक के एग्जांपल बताना है आधे। इनऑर्गेनिक में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, दो कैटेगरी आएंगी इसमें। इनऑर्गेनिक में एक तो वो होंगे जो आपके सेल के अंदर होंगे, इंट्रासेलुलर आयन, और दूसरे जो सेल के बाहर आयन होंगे। आयंस में आप क्या जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मतलब आयंस को बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक आयंस। चलिए एक बार हम इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को समझ लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या हम इसकी जगह आयन लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए, इनऑर्गेनिक आयन की बात करें तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। हर्षित मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो वो सब्सटेंस हो गए या वो आयन होंगे जो सेल के अंदर होंगे। तो जो सेल के अंदर देखे जा रहे हैं उनको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर आयंस। ये सेल के अंदर होंगे। और दूसरे वो होंगे जो सेल के बाहर हैं, इनको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयंस। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेम वही होगा, ये इनसाइड दी सेल, ये सेल के अंदर है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर है, तो आउटसाइड दी सेल, ये सेल के बाहर होंगे। अब देखिए, इंट्रासेलुलर में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो रहेगा वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद होगा फास्फोरस, और सबसे कम होगा मैग्नीशियम। तो ये तीन मेन हो गए। इसमें पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है मैक्सिमम। यदि यहाँ पर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की, तो इसमें कौन सा होगा? सेल के बाहर सबसे ज्यादा होगा सोडियम, उसके बाद होगा क्लोरीन, और उसके बाद होगा कैल्शियम। एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम मैक्सिमम है। वैसे ये दोनों सब्सटेंस मतलब दोनों आयन, पोटेशियम और सोडियम, दोनों सेल के अंदर भी होंगे।
और बाहर भी होंगे, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन पोटेशियम की होगी और बाहर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन सोडियम की होगी। अगर हम एक सेल की बात करें, हम ये समझें कि एक सेल में सबसे ज्यादा कौन सा सब्सटेंस होता है, तो इन सेल सबसे ज्यादा कौन सा आयन है, यदि हम इसकी बात करें तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम, उसके बाद होगा सोडियम और उसके बाद आता है कैल्शियम। ये हम एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। एक सेल में, किसी भी एक सेल में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। और यदि हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो हम बोलेंगे कि 96% प्रोटोप्लाज्म का जो पार्ट है उसमें 4 मेन एलिमेंट होते हैं, और वो 4 मेन एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो हम स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिख लेते हैं। 96% part of 96% part of protoplasm 96% part of protoplasm कंसिस्ट क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है इसके अंदर है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें कार्बन कितना होगा, कार्बन होगा लगभग 18% के आसपास। इसके अलावा यदि हम बात करें हाइड्रोजन की तो ये कितना होगा, हाइड्रोजन होगा इसमें 0.3 से अराउंड 1% के आसपास। और ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये होगा 65%। और नाइट्रोजन की बात करें तो ये होगा 3.3%, ये नाइट्रोजन होगा। तो हम एक बात और यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये परसेंटेज जब देख लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सेल के अंदर। ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सेल, सेल या फिर लिविंग मैटर। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हो गई। और सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, या हम बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट जो है किसी भी लिविंग मैटर के अंदर, वो वाटर होता है। उसकी कंसेंट्रेशन हम स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं कि वाटर सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लिया इसका। सबसे पहले हमने समझा बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन की, बायोमोलिक्यूल होते क्या है। फिर हमने देखा प्रोटोप्लाज्म क्या है, और प्रोटोप्लाज्म का फिर हमने कॉम्पोजिशन समझ लिया, जिसमें हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म में वाटर है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है और इनऑर्गेनिक आयंस है। फिर आयंस देख लिए, दो तरह के हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सेल के अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम, क्लोराइन, क्लोरीन और कैल्शियम। फिर हमने देख लिया कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें 4 मेन एलिमेंट है, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। अब हम बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से एनालाइज किया गया, या कैसे हम बायोमोलिक्यूल को आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसको एक बार हम समझ लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को हमने एक टर्म और दी है,
बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, इनको मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी टेक पार्ट करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनते भी हैं, टूटते भी हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। अब देखिए, इन मेटाबोलाइट्स को, बायोमोलिक्यूल को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे और फिर उनको एनालाइज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कैसे हम बायोमोलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, किसी भी टिश्यू का या कोई एक सेल को हमने, कोई एक सेल आइसोलेट की या कोई एक टिश्यू लिया, तो सबसे पहले हमने करा फर्स्ट स्टेप इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ पीस ऑफ टिश्यू। टिश्यू लिया या हम बोल सकते हैं सेल लिया हमने, फिर इस सेल को हमने क्रश कर लिया। क्रश कैसे करेंगे, मोटर पेसल जो होती है उसमें हम इसको ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे। तो क्रश दी सेल, सेल निकाला, उसको हमने क्रश किया। क्रश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्रश करने के बाद एसिटिक एसिड कंपाउंड में डिसॉल्व करेंगे। तो हमने इसको डिसॉल्व किया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में। डिसॉल्व देम इनटू ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला है CCl3COOH। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में हमने इसको डिसॉल्व कर लिया। ठीक है जी, डिसॉल्व कर लिया। अब डिसॉल्व करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर थ्रू कॉटन क्लॉथ। हमने कॉटन क्लॉथ या हम बोल सकते हैं कॉटन पेपर या फिल्टर पेपर वगैरह, जो कॉटन पेपर का था, तो कॉटन पेपर से हमने क्या करा, इसको फिल्टर किया। ठीक है जी, तो किस तरह से किया एक बार हम यहाँ बना देते हैं। जैसे ये कोई हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें एक ये लगाएंगे, और इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे, ये हमने कॉटन पेपर लगा दिया। ठीक है जी, और अब इसके बाद जब इसके अंदर हम इसको पास करेंगे, इस डिजोल्व मटेरियल को डालेंगे, तो कुछ सब्सटेंस तो यहाँ से जो डिजोल्व होंगे एसिड में, वो तो यहाँ आ गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो डिजोल्व हुए हैं। जो डिजोल्व नहीं हो पाए वो यहीं रह जाएंगे। जो एसिड में सॉल्युबल है वो तो आगे पास कर जाएंगे, जो एसिड में सॉल्युबल नहीं है वो ऊपर रह गए। तो ये बन गया एसिड सॉल्युबल पूल, और ऊपर वाला जो है ये बन गया एसिड इनसॉल्युबल, इन इनसॉल्युबल पूल। तो एक तरफ आ गया एसिड सॉल्युबल और एक तरफ आ गया एसिड इनसॉल्युबल। अब हमने क्या करा, इन बायोमोलिक्यूल को फिर हमने क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया, एक हमने को क्लासिफाई किया इसी सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर, कि एक कैटेगरी बन गई जो एसिड में सॉल्युबल है और दूसरी कैटेगरी बन गई जो एसिड में इनसॉल्युबल है। एक बार हम वो क्लासिफिकेशन बनाते हैं इसके नीचे। तो देखिए, इस स्टेप के बाद, फिल्टर करने के बाद,
हमने बायोमोलिक्यूल को फिर दो कैटेगरी में बांट दिया। और इसका बेसिस है सॉल्युबिलिटी इन एसिड। तो दो कैटेगरी हमारे पास आई। एक आया जो कि एसिड में सॉल्युबल है, तो एक तरफ आ गए एसिड सॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल जो है इनको हमने नाम दिया माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरे हैं एसिड इनसॉल्युबल, जिनको हमने बोला कि ये एसिड में सॉल्युबल नहीं है, और इनको बोला गया मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखिए, जो ये एसिड सॉल्युबल हैं, इनकी यदि आप बात करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होगा। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 18 टू 800 डाल्टन। ठीक है जी। और जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 डाल्टन और मोर। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड सॉल्युबल में कौन कौन से आएंगे? जो स्मॉल साइज के होंगे, तो इसमें सिंपल शुगर आ जाएंगी, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गए। सिंपल शुगर एसिड सॉल्युबल है, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा इसमें, अमीनो एसिड। अगला एग्जांपल इसमें नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, जैसे आपके प्यूरिन पाइरीमिडीन में एडेनाइन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड, और नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। और एक और लिखते हैं एग्जांपल यहाँ पर। अगला एग्जांपल है विटामिन। ये सारे हैं एसिड सॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल की बात करें तो एसिड इनसॉल्युबल में हमारे पास आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। जो कि ग्लूकोज वगैरह या शुगर वगैरह के कॉम्बिनेशन से लंबी चेन बनेगी, तो वो पॉलीसेकेराइड। अमीनो एसिड जुड़ के बनाएंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन भी आएगा मैक्रोमोलिक्यूल में। इसके अलावा कई सारे जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो चीजें आएंगी, एक तो आ जाएगा डीएनए और दूसरा आ जाएगा आरएनए। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका लिपिड। लिपिड में एक खास बात है। लिपिड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन है, लेकिन लिपिड एसिड में सॉल्युबल नहीं है। इसलिए हमने लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि लिपिड को उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, फिर भी हमने उसको मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखा है। क्यों? क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये एसिड में इनसॉल्युबल है। यही रीजन है कि हमने लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल में रखा है। ठीक है, तो ये बात लिख लेते हैं हम लिपिड के लिए। देखिए, जो लिपिड हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट इज 800 डाल्टन। कितना है? सिंस दे आर
एसिड इनसॉल्युबल, और ये कैसे हैं? एसिड इनसॉल्युबल हैं। इसलिए हमने क्या बोला इनको? हेंस एज मैक्रोमोलिक्यूल। इसलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल है। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन बायोमोलिक्यूल्स का, और वो हमने कर दिया सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे, बायोमोलिक्यूल का अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे। और अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है बायोमोलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके फंक्शन के बिहाफ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन के बिहाफ पे हमने बायोमोलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। चलिए हम लोग उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेकंड पढ़ते हैं हम बायोमोलिक्यूल क्लासिफिकेशन। तो हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल कह लो या आप इन्हें मेटाबोलाइट बोल सकते हो। तो बायोमोलिक्यूल या मेटाबोलाइट्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। और ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है ये है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन के बिहाफ। हाँ जी बोलिए जोशी जी। जोशी जी नहीं, कुणाल बाबू बोलो। सर इसके नोट्स आप भेजोगे या बनाएंगे? बताइए क्या डाउट है, गलती से हो अपने गया अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और डाउट बोल सकते हैं। गलती से हो गया सर क्लिक। ओके ठीक। चलिए, तो हमने बायोमोलिक्यूल को दो कैटेगरी में बांटा। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है? ऐसे बायोमोलिक्यूल जो रिएक्टेंट की तरह भी काम करें, और ये मेन प्रोडक्ट या बोलेंगे इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी ये ऑब्टेन होते हैं किसी भी मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। तो इनको बोलते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो क्या है ये? दे एक्ट एज रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहे हैं। और कैसे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं ये? ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। ये आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी मिलेंगे इन मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हमको मिलेंगे। और खास बात क्या होती है इनकी कि ये जो है ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होते हैं सभी सेल में। तो यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल, सभी सेलों में ये देखे जा रहे हैं। ठीक है जी। और इनका फंक्शन बहुत अच्छे से पता होता है। तो फंक्शन आर वेल नोन। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल है इसके एग्जाम्पल। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? देखो, इसमें आ जाएगा आपका प्रोटीन, आपका अपना प्रोटीन, आपका खुद का अमीनो एसिड, ठीक है, आपके अपने कार्बोहाइड्रेट, सब आपका है। और आपका लिपिड, फैट जो है आपके पास, डीएनए आपका, आरएनए आपका, ठीक है, विटामिन आपके, यहाँ लिख देते हैं हम लोग विटामिन। ये सारे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे मेटाबोलाइट्स जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन्ड होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। तो दे आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है जी। और ये कुछ सेल में देखे जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन सम सेल। कुछ सेल्स के अंदर रहेंगे ये। इसके अलावा इनका फंक्शन अच्छे से नहीं पता। तो फंक्शन इज नॉट वेल नोन। फंक्शन इसका अच्छे से पता नहीं है। ठीक है जी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ ड्रग्स आते हैं हमारे पास। ड्रग्स में जैसे एक आता है कुरकुमीन होता है। कुरकुमीन ड्रग जो है ये हल्दी जो होती है ना, कुरकुमा लौंगा, उससे निकाला जाता है। ये इन्फ्लामेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो पहला हो गया ड्रग्स। दूसरा कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा ही है ये। पिगमेंट में कैरोटिनॉइड हो गया जो प्लास्टिड में होगा। एंथोसाइनिन हो गया जो कि वैक्यूल में देखा जाएगा, फ्लावर को कलर प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एक होता है लेसिटिन। लेसिटिन जो है, लेसिटिन का एक एग्जाम्पल है हमारे पास आता है कॉन कॉन कॉनेविलिन। कॉनाविलिन। ये जो लेसिटिन है ये क्या है? ये ऑब्टेन किया जाता है बीन्स से। जो एक बीन है उसका नाम है जैक बीन। उस जैक बीन से इसको ऑब्टेन किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। इसके अलावा ये करता क्या है कॉनविलिन? ये जो कॉनाविलिन है इसका यूज किया जाएगा जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना ह्यूमन में, जैसे ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसी लेसिटिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक आता है एल्कलॉइड। अगला कंपाउंड है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड में दो एग्जांपल हैं, जैसे एक है कैफीन जो कि टी में और कॉफी में देखा जाता है। दूसरा है मॉर्फिन। मॉर्फिन पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। ये ड्रग ऑफ एडिक्शन या ड्रग ऑफ एब्यूज में भी आता है। इसके अलावा एक है टॉक्सिन। टॉक्सिन की बात करें तो एक टॉक्सिन आता है एब्रिन। एब्रिन टॉक्सिन जो है ये सीड से, एब्रस सीड से इसको निकाला जाता है। एक और टॉक्सिन है रेसिन। रेसिन को हम कैस्टर सीड से निकालते हैं, जो अरंडी होती है ना, अरंडी के सीड से इसको निकाला जाता है। और इसके अलावा कुछ आते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो फ्रेगनेंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इसका सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास जो ऑयल जो है ये एक ग्रास होती है, नाम है साइन सिन्बोपोगान। सिन्बोपोगान ग्रास, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। और एक है पॉलीमर। पॉलीमर में गम आता है, रबड़ आती है और सेलुलोज आता है। ठीक है, रबड़ तो पता ही है आपको, टर्पीन का पॉलीमर है। और गम्स जो ग्लू वगैरह बनाने में यूज होती है। और सेलुलोज जो प्लांट के सेल वॉल में देखा जाता है। तो हमने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल का, और बायोमोलिक्यूल के हमने दोनों क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। जो लास्ट वाला है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इसकी टेबल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो वो टेबल आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। जितने एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो सारे उस टेबल में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक करके रखें, और इस क्लास को आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और जो भी डाउट रहे आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।